बच्चों, ये जो वीडियो है ये बीएड क्लास सेकेंड के लिए है और इसका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ये हम यूनिट फर्स्ट के लिए है और इसमें हम आपको बताएंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य होते हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ और वातावरण उपस्थित है। इन परिस्थितियों और वातावरण से संबंधित कई तरह के तथ्य होते हैं जो कि सत्य पर आधारित होते हैं, और इन परिस्थितियों और वातावरण की जो लक्ष्यपूर्ण जानकारी है वो ही ज्ञान कहलाती है। ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनसे संबंधित तथ्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों की जानकारी ही ज्ञान होती है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा परिमार्जित और परिशोषित रूप में हस्तांतरित होती रहती है। जैसी है परिस्थितियाँ और जैसा ज्ञान है उस रूप में वो कभी भी हस्तांतरित नहीं होता है, हमेशा परिशोधित और हमेशा परिमार्जित होकर ही ज्ञान है वो आगे बढ़ता है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएं भी है। जब हम अपने अनुभवों का सामान्यीकरण कर लेते हैं और एक सिद्धांत और नियम के रूप में इन अनुभवों को विकसित कर लेते हैं, तब भी वो ज्ञान बन जाता है और यही ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। सुकरात का कहना है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से ही कोई कार्य किया जाना संभव है, यानी ज्ञान के अभाव में या ज्ञान के बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। ज्ञान की प्रकृति की जब हम बात करें, नेचर ऑफ नॉलेज की, तो हम देखते हैं कि ज्ञान की प्रकृति को दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला तो है ज्ञान एक साध्य के रूप में, दूसरा है ज्ञान एक साधन के रूप में। ज्ञान एक साध्य के रूप में यानी नॉलेज एज एन डोएबल। तो जब हम साध्य के रूप में ज्ञान को देखते हैं तो तब ज्ञान इस रूप में प्रकट होता है कि जैसे अगर हमें कोई ज्ञान को एक उद्देश्य रूप में परिभाषित किया हो तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर हमारा कोई उद्देश्य है किसी ज्ञान को प्राप्त करना तो उसे हमें प्राप्त करना ही होगा। दूसरा है, अगर हमें किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो परीक्षा में सफल होने के लिए भी हमें ज्ञान का संग्रह करना ही होगा। बिना ज्ञान के संग्रह के हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। इस रूप में भी अगर देखा जाए तो ज्ञान एक साध्य के रूप में आ जाता है। तीसरा, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में अगर लिया गया हो, जैसे शिक्षा का सिद्धांत एक साध्य के रूप में, तब भी वो ज्ञान प्रकट होता है जिससे हमें प्राप्त करना ही होगा और तभी हम उसका समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो परंपरागत रूप में भी ज्ञान एक साध्य है। पहले गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें मौखिक प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करना होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि मौखिक प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि हम बोलने की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। इसलिए फिर धीरे धीरे ज्ञान को लिखित प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और आज के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में ज्ञान के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, यह मशीनों के रूप में ज्ञान है। अब हम देखते हैं कि ज्ञान एक साधन के रूप में, जब हम साधन के रूप में ज्ञान को देखते हैं, नॉलेज एज ए मीन, यानी कि ज्ञान एक साधन के रूप में तब दिखाई देता है जबकि निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रत्यय की समझ को विकसित करना चाहते हो। कोई भी प्रत्यय या कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तभी हम समझ सकते हैं जबकि हमें अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उससे संबंधित हमें ज्ञान को प्राप्त करना ही होगा। जैसे सीखने के अगर सिद्धांत का प्रयोग हम करते हैं सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए, तो वहां पर हमें ज्ञान का प्रयोग करना ही होगा। दूसरा, जब हम कुछ भी सीखते या समझते हैं तब भी ज्ञान को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ के लिए बोध को विकसित करना है तो बोध को विकसित करने के लिए हमें वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा है, ज्ञान प्राप्त करके उसके उपयोग यानी एप्लीकेशन के लिए अगर हम उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना चाहते हैं तब भी सीखने के सिद्धांत को कक्षा परिस्थितियों में एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। चौथा, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा ज्ञान जो परिस्थितियों का विश्लेषण करके काम आता है, तब भी वो ज्ञान एक साधन बन जाता है।
नेक्स्ट है कि ज्ञान को संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ नया सृजित करने की किया जाता है और इस प्रक्रिया में ज्ञान भी साधन बन जाता है। जैसे अगर हम हवा को उत्पन्न करने वाले सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो वही ज्ञान है वो हवाई जहाज को समझने की या हवाई जहाज किस तरह उड़ता है इसकी प्रक्रिया को समझने में सहायक हो जाता है। इस परिस्थिति में ज्ञान से संबंधित जो भी ज्ञान है वो भी साधन बन जाता है। उसके बाद ज्ञान को मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाए, जैसे कि निष्कर्ष निकाला जाता है। ज्ञान को एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाता है, तब भी वो एक साधन बन जाता है। अब हम बात करेंगे ज्ञान के स्रोत की, यानी सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के मुख्य रूप से कुछ स्रोत बताए गए हैं। इसमें पहला है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोतों में सबसे पहले तो जो हमारे प्रमाणिक स्रोत हैं वो आते हैं, जैसे कि इंद्रियां हमारी कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ है और त्वचा है, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। इनसे हमें प्राथमिक स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। जो छोटे बच्चे ज़्यादातर इन्हीं के माध्यम से सबसे पहले ज्ञान अर्जित करते हैं। ये ज्ञान बहुत ज़्यादा वैध नहीं होता है, लेकिन हम प्रारंभिक ज्ञान इसी से प्राप्त करते हैं। दूसरा स्रोत है द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोत में क्या आता है? जो सत्तात्मक स्रोत हैं, जैसे कि वेद है, पुराण है, पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है, ये सारा ज्ञान वैध माना जाता है। ये भी हमें इसी से माध्यम से प्राप्त होता है। और दूसरा है जो अप्रामाणिक स्रोत हैं, इसमें अप्रामाणिक स्रोतों के अंतर्गत आता है अनुभव ज्ञान, यानी कि अनुभवों पर आधारित ज्ञान। ये भी व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान होता है। और दूसरा है इंटरनेट पर आधारित ज्ञान। ये भी बहुत ज़्यादा वैध नहीं होता है, लेकिन हम इन सब माध्यमों से भी ज्ञान को अर्जित करते हैं। तीसरा आता है परंपराओं से प्राप्त ज्ञान, यानी जो भी दंत कथाएं होती हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी एक ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। चौथा है तर्क, चिंतन एवं बुद्धि से प्राप्त ज्ञान। हम तर्क के माध्यम से चिंतन करके, मनन करके और बुद्धि से भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्दृष्टि, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया से भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की हम बात करते हैं तो ज्ञान के वर्गीकरण को 4 आधारों पर समझा जा सकता है। पहला है साधनों के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि ये प्लेटो का सिद्धांत भी है। प्लेटो के अनुसार वर्गीकरण भी इसे हम कह सकते हैं, और साधनों के आधार पर भी वर्गीकरण इसको हम कह सकते हैं। इसमें पहला है इंद्रियजन्य ज्ञान एंड सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी हमारी या इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा है। इससे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा इंद्रियजन्य ज्ञान कहलाता है। बहुत अधिक विश्वसनीय ज्ञान ये नहीं माना जाता है, लेकिन प्लेटो ने इसका वर्गीकरण किया है इंद्रियजन्य ज्ञान के आधार पर। दूसरा है अनुभवजन्य ज्ञान, जो है ये ज्ञान है जो अनुभवों के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्राप्त होता है। ये कम वैध होता है, कम विश्वसनीय होता है। तीसरा आता है चिंतनजन्य ज्ञान एंड थिंकिंग बेस्ड। ऐसा ज्ञान है ज़्यादा वैध माना जाता है और ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, जो चिंतन मनन के आधार पर प्राप्त होता है। दूसरा आता है शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। शंकराचार्य ने भी ज्ञान के दो पार्ट बताए हैं, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान यानी शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान माना जाता है। ये जो भी वेद हैं, साहित्य हैं, गुरुओं के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अपराज्ञान है, ये है अनुभवों से प्राप्त होता है या व्यवहारिक रूप से प्राप्त होता है। तीसरा है जैन धर्म दर्शन के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। जैन दर्शन ने 3 ज्ञान के 3 रूपों में उसको वर्णन किया है ज्ञान को। एक तो मति ज्ञान मतलब है मन और इंद्रियों से जो भी ज्ञान अर्जित होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि श्रुति ज्ञान, ये दूसरे के हम जब प्रवचन सुनते हैं या वचन सुनते हैं उनसे जो हमें ज्ञान अर्जित होता है उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान, ये अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं छठी इंद्रिय, यानी कि जो हमारी अंतर्दृष्टि है उससे हमें जो ज्ञान अर्जित होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। कांट, अब हमारा चौथा वर्गीकरण है कांट के अनुसार। कांट ने 2 प्रकार का जो ज्ञान का वर्गीकरण किया है, प्रागनुभाविक ज्ञान और दूसरा उन्होंने कहा है आनुभाविक ज्ञान। प्रागनुभाविक ज्ञान है, इसमें जन्मजात ज्ञान होता है, जो बच्चे जन्म से ही बच्चों को प्राप्त होता है। मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने इसे स्वाभाविक ज्ञान भी कहा है। बचपन में ये सबसे अधिक काम आने वाला ज्ञान माना जाता है। दूसरा है आनुभाविक ज्ञान है, ये ज्ञान होता है, ये अनुभवों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और लगातार जीवन भर ये प्राप्त
होता रहता है। अब हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्त की विधियां। तो ज्ञान प्राप्त की मुख्य रूप से कुछ विधियां बताई गई हैं, जैसे इंद्रियजन ज्ञान। इंद्रियजन ज्ञान होता है वो हमें 4 प्रकार से प्राप्त होता है। ये अवलोकन विधि है, ये निरीक्षण पर आधारित होता है और दूसरी चीज़ों को हम अवलोकित करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण के आधार पर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो अवलोकन विधि से प्राप्त ज्ञान कहलाती है। दूसरा करके सीखना, ये क्रियामूलक ज्ञान होता है, यानी कि हम जब कोई काम करते हैं, एक्शन में होते हैं, कुछ काम करते हैं, तब हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम करके सीखना पर आधारित ज्ञान कहते हैं। तीसरा है अनुभव से सीखना, ये स्वानुभव यानी सेल्फ एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। जब हम कोई काम खुद करते हैं और जब खुद करते हैं तो उसका अनुभव भी हमें खुद ही होता है, तो उस अनुभव से सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव से सीखना ज्ञान कहलाता है। चौथा है दृश्य शब्द सामग्री, यानी जब हम दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करते हैं तब हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो एक से अधिक इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज़्यादा स्थायी माना जाता है, इसलिए दृश्य सामग्री से प्राप्त ज्ञान को अधिक स्थायी माना जाता है। दूसरा इसकी ज्ञान प्राप्त की विधि है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में 2 विधियों का प्रयोग होता है, आगमन विधि और दूसरी निगमन विधि। आगमन विधि कौन सी कहलाती है? जब हम किसी भी चीज का सबसे पहले विशेष रूप से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, पूरी चीज को समझ लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उसका सामान्यीकरण करते हैं, तो इससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो आगमन विधि से माना जाता है। दूसरा निगमन विधि, सबसे पहले हम छोटी सामान्य चीज को समझते हैं, सामान्य चीज का विश्लेषण करते हैं, धीरे अनुभव के आधार पर हम विशेषता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी विधि में क्या है, उसको ऐसी विधि को निगमन विधि कहा जाता है। तीसरा आता है अंतःप्रज्ञा, यानी इंट्यूशन इसको बोलते हैं, यानी सहज बोध भी हम इसको कह सकते हैं। तो अपने सहज बोध के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अंतःप्रज्ञा कहा जाता है। चौथा एकाग्रता एवं ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने इस विधि को बहुत महत्व दिया था और बिना एकाग्रता और ध्यान के किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। यानी कि हमें कुछ भी किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा उसको, और एकाग्र भाव से अपने मन की सारी इंद्रियों को, अपने मन की सारी शक्तियों को एक साथ करना होगा। नेक्स्ट आता है आप्तवचन या अधिकारात्मक ज्ञान। इस विधि में विषय विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब कोई भी ज्ञान के लिए हमें किसी न किसी विषय विशेषज्ञ का सहारा लेना पड़ता है और उसकी बातों को ही सही मानना पड़ता है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो आप्तवचन या अधिकारात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त ज्ञान। इसे हम नियंत्रित ज्ञान कहते हैं, कंट्रोल्ड होता है और ज़्यादातर कुछ विषय हैं जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल आदि विषयों से संबंधित ज्ञान ये होता है। आगे हम बात करेंगे ज्ञान हस्तांतरण एवं निर्माण में ज्ञाता एवं ज्ञेय की भूमिका। रिलेटिव रोल ऑफ नोनर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। तो एंड कंस्ट्रक्शन, इसके लिए ज्ञान की हमको 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। ज्ञान के 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञाता, है ना। ज्ञाता, इसे हम प्रमाता भी कह सकते हैं। प्रमा का क्या अर्थ होता है कि यथार्थ ज्ञान, है ना, यानी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ज्ञाता के माध्यम। अतः ज्ञाता के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान को लेने वाले को ही हम ज्ञाता कहते हैं। दूसरा क्या है? ज्ञेय, जो विषय भी हम जाना जाता है या जिसका ज्ञान हमें लेना है उसे ज्ञेय कहते हैं। बगैर विषय के भी कोई ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान के द्वारा ही हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं। अगर किसी विषय को समझना है तो हमें उससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना होगा। तीसरा ज्ञान है ज्ञेय। ज्ञेय के विषय में ज्ञाता को जो कुछ भी ज्ञान होता है या वो लेता है वो क्या कहलाता है? वो ही ज्ञान कहलाता है ना। तो ज्ञान प्रमाण के बिना भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रमाणहीन वह साधन है जिससे ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज्ञान को लेने वाला ज्ञाता और ज्ञान एक विषय है, इसका ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञाता जो है वो जो जिस विषय का ज्ञान को समझता है, इस विषय का संग्रह करता है, वो ही ज्ञान कहलाता है। अब हम आगे बात करें ज्ञान हस्तांतरण एवं निर्माण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार।
तो टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है ना। तो अगर देखे जाए तो हमें ज्ञान दो रूपों में प्राप्त होता है, अनुभव के आधार पर और स्मृति के आधार पर। अनुभव के आधार पर हम दो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो यथार्थ प्रमाण ज्ञान होता है, दूसरा अयथार्थ होता है। यथार्थ प्रमाण ज्ञान है 4 होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति और शब्द, ठीक है। और अयथार्थ जो ज्ञान होता है वो संशय है, विपरीत भ्रांति है और तर्क है ना। तो और स्मृति के आधार पर देखें तो यथार्थ है और अयथार्थ है ना। अनुभव क्या है, हम यहाँ पर अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या है, अनुभव विषय युक्त ज्ञान को ही अनुभव कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ है ना। अनुभव उस ज्ञान को कहते हैं जिसके विषय में अनिवार्य रूप से विद्यमान हो। ज्ञान में विषय का होना अनिवार्य है नहीं, ठीक है। तो बिना विषय के ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। दूसरा आता है इसमें स्मृति, किसी वस्तु का अनुभव होने पर उसके संस्कार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं और ये बाद में यानी कालांतर में ये ही सुप्त जो संस्कार होते हैं वो प्रवृत्त होकर दृष्टा के मन में पूर्वानुभव वस्तु को उपस्थित कर देती है। यानी कि जो व्यक्ति है जो ज्ञान ले रहा है उसके मन में ये संस्कार है उसको उपस्थित कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को स्मृति कहा जाता है। बच्चों ये जो वीडियो मैंने आपको दिया है इससे आगे भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। अगर आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो जानकारी, क्योंकि आप लोगों के पेपर होंगे ही और आप हमें देती रहूँगी यहाँ तक इस विषय पर और आपका रिवीजन कराऊँगी। और धन्यवाद।